So, in the third part of French Revolution, we are going to discuss the impact of philosophers in the French Revolution. So, first of all, we will discuss the case of John Locke. So, John Locke, he has written a book known as Two Treatises of Government. In this very book, he has mentioned that there is no such doctrine of divine and absolute rights of the monarch. मीन्स इन्होंने बिल्कुल इनकार किया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और मोनार्क के बारे में। इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी कुदरत ने पावर नहीं दिया किसी भी मोनार्क को या बादशाह को कि वो किसी पे भी रूल करें। ओके, एंड द सेकेंड वन, उन्होंने कहा कि देयर शुड नॉट बी एनी प्रिविलेज बाय बर्थ बट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन सोशल पोजीशन। मीन्स बाय बर्थ किसी को भी कोई हम प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि राजा का बेटा या अपर कास्ट से बिलोंग करता है या किसी अपर सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है तो वो हमेशा ऊंचा ही रहेगा, बट दे शुड बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनस सोशल पोजीशन। जैसा उन्होंने अपनी लाइफ में किया है उसके अकॉर्डिंगली उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए। एंड दीज वेर द सेइंग ऑफ जॉन लॉक एंड इट्स क्वाइट वैलिड। आप भी देखोगे तो बहुत सही आपको लगेगा कि देयर शुड नॉट बी डिवाइन राइट्स ऑफ मोनार्क एंड देयर शुड नॉट बी एनी प्रिविलेज बाय बर्थ बट इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन सोशल पोजीशन। ओके, नाउ वी विल कम टू मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा है। कौन सी बुक लिखी है? स्पिरिट ऑफ लॉज। ओके, एंड इन दिस वेरी बुक he just given the option that there should be power division। क्या होना चाहिए? पावर का डिवीजन होना चाहिए। एक सिंगल हैंड में सारे पावर्स नहीं होना चाहिए एज इन द केस ऑफ मोनार्क। सो द पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी and there should not be intermingling or interference of any of these a group in any other group। मीन्स लेजिस्लेटिव को एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर नहीं करना, ज्यूडिशरी में इंटरफेयर नहीं करना। इन द सेम वे एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन लेजिस्लेटिव एंड ज्यूडिशरी एंड दस गो ऑन ज्यूडिशरी कुड नॉट इंटरफेयर इन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। मीन्स एवरीवन शुड गेट ऑटोनॉमी। सबके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए, आज़ादी। आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करो, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ और मुझे कोई भी प्रेशराइज नहीं कर सकता। दिस वॉज द थिंकिंग ऑफ मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू क्या कहता था? पावर डिवीजन इज अ मस्ट पावर डिवीजन ज़रूर से होना चाहिए। और नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग भी देखते हो किस तरह से होता है, नहीं होता है ज्यूडिशरी में कोई इंटरफेयर कर दिया कोई लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव, तो वो क्या होता है उसके बाद उसके डिसीजन इंसाफ वाले नहीं होते, वो कहीं ना कहीं उसमें बेईमानी कर देगा। वो कोई अप्रोच कर लिया, कोई अपना जुगाड़ लगा लिया या कोई अपना पहुंच दिखा दिया, उस केस में क्या होता है? ज्यूडिशरी का जो डिसीजन होता है फेयर नहीं होता है। सो इट इज़ क्वाइट वैलिड पॉइंट फ्रॉम मॉन्टेस्क्यू। नाउ वी विल सी द केस ऑफ जॉन जैक्स रॉसी। उन्होंने एक बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी बुक लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उनका ये मानना था मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ इन चेन। इंसान जो पैदा हुआ बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ, बट उसे क्या किया गया? लोगों ने चेन में बांध दिया है। सो दे नीड टू थ्रो ऑफ दीज चेन्स एंड स्वीप अवे फ्रॉम फॉल्स फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। तो ये झूठे जो बंधन है सोसाइटी से, उसे बाहर निकलना चाहिए। उसे ये नहीं महसूस करना चाहिए कि मैं वाकई में बंधा हुआ, उसे इस बंधन को, इस चेन को तोड़ के बाहर निकलना चाहिए और रियलाइज़ करना चाहिए द रियल ऑफ वर्ल्ड। इसको रियलाइज़ करना चाहिए। ओके, दिस वाज द थिंकिंग ऑफ जॉन जैक्स रॉसी। और ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी बात है। और ये सब जो बात कहने वाला, जाहिर सी बात है, रेवोल्यूशन लाएंगे ही लाएंगे। जब आपको एहसास दिला जाएंगे यार तुम्हें किसने बांध रखा है, यू नीड टू बी फ्री। तुम्हारे अपने ख्यालात हैं, वो ख्यालात को कोई अगर अपने ख्यालात को दूसरे पे इम्पोज नहीं कर सकता है तो कैसे, मतलब कि आप अगर किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते कोई आप पे भी इम्पोज नहीं कर सकता। सो यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ और यू आर फ्री टू लिव द वे यू लाइक। ओके, सो ये ख्यालात थे, आपके थिंकिंग थी जॉन जैक्स रॉसी की। सो इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपना काम कर दिया था। लोगों के बीच में आपको रेवोल्यूशन के जो इग्निशन था वो आ चुका था। ठीक है,
और हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था किस तरह से इकोनॉमी गड़बड़ हो चुकी थी, इकोनॉमी बिल्कुल प्राइस राइज हो चुका था, सबसिस्टेंस क्राइसिस आ चुकी थी। सो अब लगा लीव 16 को कि टैक्स को इंक्रीमेंट करना ही होगा। अगर टैक्स इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो भाई कैसे देश चलेगा। बहुत सारे आपको इन्वेस्टमेंट थे, बहुत सारे आपको खर्चा देश को करना होता है, ठीक है, आर्मी मेंटेन करने के लिए या फिर ऑफिशियल्स को मेंटेन करने के लिए, नोबल्स के पैतरों को झेलने के लिए। सो देयर वाज द नीड टू इंक्रीमेंट इन टैक्स को इंक्रीमेंट करना था। वाई सो? ड्यू टू द डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल नीचे जा चुका था। सो उन्होंने क्या फैसला लिया, किन्होंने फैसला लिया? लीव 16 ने फैसला लिया कि जस्ट देयर इज नीड टू इंक्रीज द टैक्स। और टैक्स के इंक्रीमेंट के लिए क्या होता है, द किंग हैज़ टू जस्ट समन अ मीटिंग, उन्हें मीटिंग बुलानी होती, किसकी? स्टेट्स जनरल थी। और स्टेट्स जनरल में जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी है, कितने स्टेट होते हैं भाई? 3 स्टेट्स होते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। और मैं बता दूं कि जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा, जो फर्स्ट स्टेट होते हैं वो कौन होते हैं? आपको क्लर्जी वगैरह होते हैं, मीन्स किस से बिलोंग करते हैं? पोप वगैरह, जो कि आपको चर्च से बिलोंग करते हैं। द सेकेंड स्टेट में क्या होते हैं? आपको नोबिलिटी होते हैं, जो कि किंग से बिलोंग करते हैं, ओके। एंड द थर्ड स्टेट में क्या होते हैं? आपको आम इंसान, जनरल पीपल, कॉमन पीपल। सो एक बहुत ही अजीब सी बात थी, वो ये थी कि टैक्स कौन देगा? तो टैक्स पेमेंट के लिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, टैक्स पेमेंट और सिर्फ कौन करेगा? आपको थर्ड स्टेट वाले। और ये किसी को भी, मतलब थर्ड स्टेट वालों को बिल्कुल भी नहीं बचता था। सो मीटिंग्स बुलाई गई स्टेट्स जनरल की। और यहाँ पर मैं बता दूँ, स्टेट्स जनरल में हर एक स्टेट को सिंगल वोट थी, मीन्स फर्स्ट स्टेट हैज़ 1 वोट without considering the population, second state 1 vote, third state 1 vote. So both of the first and second state were in favor of it. जाहिर सी बात है, उनको सिंगल वोट लेने में फ़ायदा है क्योंकि उनका पॉपुलेशन तो कम है। बट द थर्ड स्टेट वर अगेंस्ट दिस वेरी सिस्टम। उन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल वोटिंग होनी चाहिए, एक स्टेट का एक वोट नहीं होगा, बट देयर शुड बी पर पर्सन वोटिंग, इंडिविजुअल वोटिंग, मतलब एक आदमी का एक वोट। एंड द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वे आर नेवर गोइंग टू जस्ट एक्सेप्ट दिस वन। सो द किंग रिजेक्टेड द प्रोपोजल। किंग ने भी जाहिर सी बात है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के साथ में जाना है, तो उसने भी क्या किया? प्रपोजल को कह दिया नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड, दैट इंडिविजुअल वोटिंग शुड बी देयर। इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होगी, एक स्टेट की एक वोट होगी। अब यहाँ पे देखो एक बहुत बड़ी बात है, टैक्सेस इंक्रीमेंट की मीटिंग हो रही थी, ठीक है, और आपको टैक्स पेमेंट कौन करता है? थर्ड स्टेट करता है। सो थर्ड स्टेट वाले अपोज करेंगे ही करेंगे दैट देयर शुड नॉट बी एनी इंक्रीमेंट इन टैक्स। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वाले को टैक्स से प्रिविलेज मिलता है, उसे पैसा मिलता है, तो फर्स्ट सेकेंड स्टेट वाले अगेंस्ट में जा ही नहीं सकते। दे विल डेफिनेटली फेवर टैक्स इंक्रीमेंट। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट वाले टैक्स इंक्रीमेंट को फेवर करेंगे, ओके, और आपको थर्ड स्टेट वाले अगेंस्ट जाएंगे। जाहिर सी बात है 2-1 वोटिंग से आपको क्या हो जाए? इंक्रीमेंट हो जाएगा इंक्रीमेंट। सो थर्ड स्टेट वाले तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी यहाँ पे। सो थर्ड स्टेट वाले समझ रहे इस बात को कि हमारी वोटिंग की कदर नहीं, क्योंकि हम हमेशा माइनॉरिटी में हैं। एनीवे, तो किंग ने उनके प्रोपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड स्टेट वाले वॉकआउट कर गए, जैसे हमारा पार्लियामेंट में होता है ना वॉकआउट, वो वॉकआउट कर गए। और उन्होंने क्या किया? दे डिक्लेयर्ड नेशनल असेंबली ऑन जून 17, 1789। उन्होंने कहा कि वी आर गोइंग टू फॉर्म नेशनल असेंबली। हमारे पास पॉपुलेशन है, तुम्हारे पास क्या है, तो हम क्या करेंगे? जून 17 को उन्होंने कहा कि मैं नेशनल असेंबली बनाता हूँ, मास मेरे साथ है, तुम लोग तो बहुत छोटे लोग हो, बहुत कम लोग, तो हम नेशनल असेंबली खुद का बनाएंगे, तुम लोग रहो खुद अपने में। और दे असेंबल्ड एट वर्सलीज। कहाँ पे मिले सब? वर्सलीज में मिले 20 जून 1789 को। फिर
वहाँ पर डिसीजन लिया 17 जून 1789 को, अल्टीमेटली वर्सेलिस में मिले और 20 जून 1789। एंड दिस वाज लेड बाय टू ग्रेट लीडर्स, मीराबी एंड एबेसियस। ये मैं बता दूं इनके बारे में, मीराबी हालांकि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, बट ही वाज अगेंस्ट सोशल प्रिविलेजेस। उनका ये मानना था नहीं, सोशल प्रिविलेजेस किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। और एबेसियस के बारे में बताते हैं कि ये एक प्रिस्ट थे, तो जाहिर सी बात एबेसियस किस स्टेट से आ रहे थे, फर्स्ट स्टेट से, आपको जहाँ पर क्लर्जी वगैरह थे। और जो मीराबी थे वो भी सेकेंड स्टेट थे, बट दे फेल्ड द फीलिंग द पेन ऑफ द थर्ड स्टेट। इन्होंने थर्ड स्टेट के पेन को समझा और उनका साथ देना शुरू कर दिया। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, किंग ने ऑर्डर कर दिया, किंग ने ऑर्डर किया क्लर्जी एंड द नोबिलिटी टू ज्वाइन द थर्ड स्टेट। उन्होंने कहा नहीं, ये अब मेरे सर के ऊपर से पानी चली गई है, अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मास उनके साथ है। अगर मैंने अभी ऑर्डर नहीं दिया मर्जर का थर्ड स्टेट में, तो ये रिवॉल्ट बहुत ही वायलेंट हो सकता है, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने थर्ड स्टेट में मर्जर का ऑर्डर दे दिया क्लर्जी को, नोबिलिटी को, और अल्टीमेटली देयर वाज अ फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली बाय द mixing of by the assembling of first, second and the third states. So in this way यहाँ पर तो आपको जीत हो गई किसकी, थर्ड स्टेट फॉलो की। That's it. Thank you for watching me. Thanks a lot.